नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे एसएससी जो और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं फिजिक्स का, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके पहले देखिए जो भी सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हुए हैं, जैसे कि हमने ज्योग्राफी का हो गया, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का, तो इनका भी हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। और आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और साथ में हमने पीडीएफ भी इन चारों सब्जेक्ट के हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अभी आपका पैरेलली चल रहा है जैसे फिजिक्स और साथ में पॉलिटी का, तो इसका भी जैसे ही फिनिश हो जाएगा तो इसका भी जो है आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। इसका पीडीएफ आपको इसका वेट करना होगा अभी 5-6 दिन और, अभी नहीं तो मैक्सिमम आपको 7-8 दिन और वेट करने होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शन अभी ऐड करना बचा हुआ है। और जो लेक्चर्स आपके रहेंगे तो वो आपका इस मंथ के एंड तक ये हो जाएंगे। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, हम जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे इसको फिनिश करने का, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जैसे होने वाले हैं आपके रिसेंट में। तो आप लोग अपना तैयारी और अच्छे से कीजिए, हम भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से आपका फास्ट कंप्लीट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे, और इनसे रिलेटेड पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, और इनसे इसके बाद फिर हम लोग डेरिवेशन इसका देखेंगे, और फार्मूला के बेसिस पे जो क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो ग्रेविटेशन है, तो ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एनी टू बॉडीज। कोई भी यूनिवर्स के अंदर में, कोई भी जैसे यूनिवर्स में मान लीजिए कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आपका आता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी देखिए ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन ये होता है प्लैनेट और कोई भी बॉडी के बीच में। तो प्लैनेट और कोई बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो वो हो जाएगा ग्रेविटी। फिर उसके बाद जैसे ग्रेविटेशन आपका है, तो ग्रेविटेशन होता है कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो बॉडी हो, तो उसके बीच में जो भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उससे बोलेंगे हम लोग ग्रेविटेशन। तो बस इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है आपका। अब एक टर्म आपका यहाँ पे आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, तो उसके अंदर में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो फोर्स है आपका, जैसे कि ये प्लैनेट और बॉडी के बीच में लगती है, तो वहाँ अब वो कितना एक्सेलरेशन मतलब कितना फोर्स के साथ जो है वहाँ पे उसके बीच में ग्रेविटी हो रही है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका देखिए जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसको हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग लेते हैं। तो कहीं कहीं पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले ली जाती है फॉर द कन्वीनियंट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। बट इतना वैल्यू रहता है, तो ये आप लोग याद रखना इसको। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन जो रहती है, तो ये जो है मतलब कि जो स्मॉल जी इसको हम लोग कंसिडर करते हैं हम लोग, तो ये मास जो भी बॉडी की होती है तो वो उस पर इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि जो बॉडी का उसका मास क्या है तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो है देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये अल्टीट्यूड के साथ में और डेप्थ के साथ ये वेरी करता है, जो कि हम लोग आगे इसके बहुत सारे डिफरेंट केसेस देखेंगे। तो उस बेसिस पे आप लोग यहाँ पे इसके बारे में सब कुछ समझ जाइएगा इस। फिर उसके बाद देखिए एक टर्म आपका आता है वेट। तो वेट जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि वो फोर्स कि जिसके साथ जो है बॉडी अट्रैक्ट होता है अर्थ के सेंटर पे। तो वो एक तरीके से एक फोर्स ही हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए मास और वेट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। इसके बेसिस पे आगे जो भी आपके आएंगे टॉपिक्स जो भी रहेंगे, और वेरिएशंस किसके चलते किस में क्या होगी, तो वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला देखिए मास है। तो मास जो होता है, तो कोई भी बॉडी के अंदर में उसके अंदर में कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट है उसी को बोलते हैं हम लोग मास बोलते हैं। लेकिन वेट जो होता है, तो ये देखिए ये होता है फोर्स दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय प्लैनेट। यानी कि कोई भी प्लैनेट है उसने कितना ग्रेविटेशनल पुल वो एक्सर्ट किया है और कितना फोर्स के साथ मतलब कि उसने एक्सर्ट किया हुआ बॉडी के ऊपर में, तो इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। तो इसीलिए देखिए जो वेट होता है तो ये वेरी करते रहता है, लेकिन मास जो है तो ये आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कभी भी वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से जो मास आपका क्या है कि ये कांस्टेंट बॉडी यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, और ये जो है कोई भी पोजीशन या प्लेस के चेंज करने से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो वेट है तो ये वेरिएबल क्वांटिटी है, और ये जो है चेंज आपका होते रहेगा। अब देखिए जैसे ही मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस आएगा अगर दूसरे दूसरे डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वेट में भी चेंज आते रहते हैं। फिर अगला देखिए जो मास है, तो ये है मास बॉडी का ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि कभी मतलब कुछ ना कुछ मास तो रहेगा ही रहेगा। और लेकिन जो वेट है तो बॉडी का ये जीरो हो सकता है, अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग कर रहा है तो उस केस में बॉडी का वेट जीरो हो सकता है।
और देखिए जो मास है तो इसको हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में, और वहीं पे जो वेट है तो इसको हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, क्योंकि ये आपका सिंपली फोर्स होता है। तो फोर्स का आप जानते हैं SI न्यूटन होता है, तो सिंपली हम लोग इसको मेजर करते हैं न्यूटन में। तो इतना जो है आप लोग याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो न्यूटन्स लॉ ने दिया था ग्रेविटेशन के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इन्होंने देखिए इन्होंने जो है ऑब्जर्व किया था, जैसे कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो इन्होंने देखा कि कोई फ्रूट है तो वो नीचे आके फॉल कर गया। तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यहीं से उन्होंने आइडिया जिन्होंने जो है आया था कि क्यों जो है बॉडी है वो नीचे फॉल किया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इनका, जैसे कि जो सिद्धांत इन्होंने दिया था यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ये जो होता है ग्रेविटेशन के चलते ही होती है। तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होगा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो जो है उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें देखिए लॉ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चलना होगा। यहाँ पे जैसे फोर्स है दो बॉडी के अंदर में, अगर मान लीजिए कि फोर्स लग रही है, तो वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि वो कितने दूरी पे है वो, और तो इसका जो मतलब कि डिस्टेंस कितना है उनका आपस के बीच में, तो उसमें जो है लगेगा यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी उसका डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में। तो ये आपका रहेगा दैट इज एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको यदि आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, मतलब कि जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से जब ये हटता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आता है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जिसकी एक वैल्यू होती है, तो ये आप लोग याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10 के पावर -11 मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो जाएगा, जो कि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। तो इस तरीके से जो जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होता है और ये बहुत ही स्मॉल होती है। तो कोई भी बॉडी देखिए आपस में आप लोग भले देखते होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में, लेकिन वो कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम होती है। लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स तो वहाँ पे लगेगा ही लगे आपस दो बॉडी के बीच में। तो बस आप लोग को रिलेशन यहाँ पे याद रखना है, और जो न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन क्या था ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बस रिलेशन आपको याद रखना है, दैट इज एफ इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज कैपिटल जी, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, तो इसमें वेरिएशंस आपके आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन के थ्रू इसको देखेंगे, और इसके बेसिस पे इसमें जैसे प्लेसेस चेंज जब होते हैं तो उसमें किस तरह से वेरिएशंस आते हैं, तो आपको इस रिलेशन से आपको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कोई बॉडी है जिसकी मास m है, तो उसको मान लीजिए कि यदि हम अर्थ सरफेस पर रखते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो उसके अंदर में एक्सपीरियंस होगी, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे लगेगी उसके ऊपर में, तो वो आपका होगा इस रिलेशन से आप डिराइव कर सकते हैं, दैट इज जी इज इक्वल टू GM/r²। अब यहाँ पे देखिए जो जी आपका है, तो जी है ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम जो है, तो एम है यहाँ पे अर्थ का मास हो गया, और आर जो है तो ये अर्थ की रेडियस हो गई। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखना, इसके बेसिस पे जो है आपसे मतलब कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो ये रिलेशन जब याद रहेगा आपको, तो आप लोग इससे कोई भी क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो स्मॉल जी का जो वैल्यू है उसमें वेरिएशंस होती है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम लोग अर्थ सरफेस पे निकाले थे हमने, तो उसका रिलेशन क्या था, जी इज इक्वल टू GM/r²। तो ये रिलेशन है अर्थ सरफेस पे। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस किस तरीके से आपका आता है, कि मान लीजिए अगर अर्थ सरफेस से यदि हम लोग ऊपर जाते हैं, यानी कि ऊपर और हाइट अगर आपका बढ़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो उसमें डिक्रीमेंट आएगी, यानी कि डिक्रीज होगा जैसे ही अगर अर्थ सरफेस से यदि हाइट इंक्रीज होती है तो, क्योंकि देखिए रिलेशन जो आपका है यहाँ पे एच अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें रेडियस के साथ में जो है अर्थ के रेडियस साथ में एच भी इसमें ऐड होगा आपका। तो ये क्वांटिटी अगर मान लो डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर आपका इंक्रीज करेगा तो जी की जो वैल्यू है तो ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, तो ये हाइट बढ़ने के साथ, मतलब कि जब हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर अगर जाएंगे हम लोग, तो ये डिक्रीज करेगा। और लेकिन जब डेप्थ पे और नीचे जाएंगे हम लोग अर्थ सरफेस के, मान लीजिए अगर नीचे जाते हैं हम लोग, तो ये जो है डिक्रीज करेगा आपका। तो ये जो है डेप्थ मतलब कि डिक्रीज होने के चलते जो है इसमें क्या आपका आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी आपका ये डिक्रीज करेगा। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना है यहाँ पे। और इसके साथ साथ में ये भी आपसे पूछा आता है
कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो वो आपका हो जाएगा सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे जब हम लोग रहेंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू रहती है तो वो मैक्सिमम होती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे इक्वेटर और पोल का कंपैरिजन में, तो पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी है तो वो ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू इक्वेटर कंपैरिजन में। और सेंटर ऑफ अर्थ पे यदि हम जी की वैल्यू देखें तो यहाँ पे जीरो हो जाती है, क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ अर्थ पे यहाँ पे आर का जो वैल्यू रहेगा आपको इसमें रहेगा ही नहीं। तो ये बस आपको इतना क्वांटिटी बस याद रखना है आपको इसमें से कि जीरो रहेगा सेंटर ऑफ अर्थ पे, पोल पे ज़्यादा रहेगा इक्वेटर कंपेरिजन में, और मैक्सिमम रहता है इसका सरफेस ऑफ द अर्थ पे। और डेप्थ अगर मान लीजिए कि जैसे डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रहा है हाइट, तो दोनों केस में जो है डिक्रीज करेगी जी की वैल्यू। तो इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पे देखिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो इसका बहुत सारे जगहों पे एप्लीकेशन किए जाते हैं, बहुत सारे इनका यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हमको अर्थ का मास को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग इस एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जी इज इक्वल टू स्मॉल जी आपका होता है GM/r²। तो इसमें मान लीजिए जी के वैल्यू आपको पता रहेगा, और साथ में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी के वैल्यू पता रहती है, और रेडियस अगर जैसे आपको दिया रहेगा तो एम आप आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। तो हम लोग मास निकाल सकते हैं अर्थ का कितना होगा। और इसके साथ साथ में मान लीजिए कि जैसे मून हो गया या सन हो गया या कोई और भी अदर प्लैनेट्स होता है, तो उसका भी जो है हम लोग मास एस्टिमेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए मून पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट कितना है, तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं इससे। तो वेट मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का जो अगर मून के सरफेस पे यदि हम वहाँ पे ले जाते हैं, तो उसका देखिए जो उसका मैग्नीट्यूड मतलब मास में अगर मान लीजिए किलोग्राम में जितना भी रहेगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 न्यूटन से, तो उसका वहाँ पे जो है वेट निकल जाएगा। जितना भी मास किलोग्राम में रहेगा आप उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.67 इंटू 67 न्यूटन से, तो वो आपका मतलब कि वेट निकल जाएगा। इसका मास को आपको मल्टीप्लाई कर देना है इतना से। अब यहाँ पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपका आता है एस्केप वेलोसिटी का, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी बॉडी के अंदर में होना चाहिए, कि जैसे कि अगर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जो है ग्रेविटेशनल पुल जो लगती है उसके ऊपर में, तो वो उसको क्रॉस कर जाए और वो वापस कभी भी अर्थ सरफेस पे नहीं जाए। क्योंकि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम नीचे से फेंकते हैं तो वो जो है कुछ दूर ऊपर जाने के बाद जब तक वो मतलब उसके अंदर में एक्सेलरेशन रहेगा तो वो फिर से नीचे आ जाती है, नीचे ड्रॉप कर जाता है। लेकिन एक ऐसा भी वेलोसिटी होता है कि जिससे कि यदि हम उस स्पीड से उसको यानी कि उस वेलोसिटी से यदि हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए ऊपर ही रहेगा। तो ये होता है इसके वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसकी देखिए इसका एक फार्मूला आपका होता है इसके वेलोसिटी का, दैट इज √2GRE। तो यहाँ पे जो आर है तो ये रेडियस है इसका, अर्थ सरफेस की अर्थ का रेडियस है ये, और जी जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर हम उसको ऊपर से अगर उसको हम ऊपर भेजेंगे तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा, और वो जो है मतलब कि जो अर्थ का ऑर्बिट जो है तो उसको बाहर निकल जाएगा ये। तो ये होता है आपका एस्केप वेलोसिटी। तो अब इससे अब ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मान लीजिए हम अर्थ सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं यहाँ पे इस वेलोसिटी से जितना कि आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो बॉडी जो है वो कभी भी अर्थ पे नहीं वापस आएगा। तो यही सेम फिनोमिना होता है जब सैटेलाइट को जब लॉन्च की जाती है रॉकेट से, तो वो इतना वेलोसिटी अचीव किया जाता है ताकि जो है वो मतलब कि जो है वो दोबारा वापस अर्थ सरफेस पे ना आए। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए थे इनसे रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपका पहला है इसमें कि व्हेन द प्लैनेट कम्स नियरर द सन इट मूव्स। अब देखिए कोई भी प्लैनेट जैसे होते हैं तो वो अगर सन के नियरर जब आते हैं तो वो जो है मूव्स कैसे करेगा, फास्ट मूव करेगा, स्लो करेगा, या कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट होगा उसमें। तो इसमें देखिए जब भी प्लैनेट अगर सन के नियरर अगर आते हैं तो वो जो है उसका स्पीड में जो है मतलब कि वो फास्ट हो जाएगा, वो फास्ट और मूव करना शुरू कर जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए इसका आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं इसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कि देखिए कोई भी जैसे प्लैनेट का ऑर्बिट जो ऑर्बिटल स्पीड है तो वो चेंज होते रहता है। तो वो डिपेंड करेगा कि वो जो है सन से वो कितना दूर पे है। अगर प्लैनेट मान लीजिए कि सन के अगर क्लोजर में है तो वो जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर सन पे वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा वहाँ पे, यानी कि सन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें ज़्यादा लगाएगा, और इस कारण से प्लैनेट जो है फास्टर मूव करेगा।
लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई प्लैनेट है वो सन से और फादर डिस्टेंस पे है, यानी कि और दूर होते जा रहा है वहाँ से, तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल जो लगेगा सन का, तो वो वीकर हो जाएगा और इस कारण से जो प्लैनेट है वो स्लोअर हो जाएगा, यानी कि वो और स्लो मूव करेगा अपने ऑर्बिट में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए जब प्लैनेट नियरर आएगा सन में, तो इस केस में क्या होगा, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर में ज़्यादा लगेगी और वो जो है तेज़ी से मूव करेगा, यानी कि वो फास्टर मूव करेगा। लेकिन अगर प्लैनेट जो है अगर वो दूर जाएगा सन से, फार्दर जाएगा, तो वहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल पुल सन सन का जो लगेगा वो वीकर लगेगा और इस केस में जो ऑर्बिट में जो प्लैनेट रहेगा तो वो जो है स्लो मूव करेगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि इट इंक्रीजेज विथ डेप्थ। तो देखिए जब डेप्थ में इंक्रीज जब होती है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे डेप्थ अगर होते हैं तो इंक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। आपने देखा था कि डेप्थ के साथ जो है तो ये डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि इट डिक्रीजेज विथ डेप्थ। तो डेप्थ डेप्थ के साथ जो है तो ये डिक्रीज करती है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, आपने देखा था वहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए कि तीसरा में दिया हुआ कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ पे इसका कोई डिपेंडेंट नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो बस आपको उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कि द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस विल बी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि मान लीजिए अर्थ जो है वो रोटेशन अपना रोटेटिंग करना स्टॉप कर देती है, तो इस केस में जो अपेरेंट वैल्यू ऑफ जी होगा ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, सरफेस पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको कि जैसे जो रोटेशन का जो इफेक्ट होता है अर्थ के ऊपर में, तो जी का जो वैल्यू आपका रहेगा तो ये जो है हर जगह पे आपको होंगे, बस पोल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अर्थ के रोटेशन से। तो अगर मान लीजिए इस केस में आपको दिया था कि अगर रोटेशन स्टॉप कर देती है अर्थ अपना, तो अर्थ अगर स्टॉप कर देती है रोटेटिंग अपना, तो जो वैल्यू ऑफ जी आपका रहेगा तो वो जो है पोल पे सेम रहेगा। लेकिन पोल के छोड़ के बाकी जितने भी अदर प्लेसेस है और भी जो भी जगह है, तो वहाँ पे इंक्रीज करेगी जी के वैल्यू। तो आपको यहाँ पे देखिए यही पूछा गया था कि जब मान लीजिए कि सरफेस पे क्या हो गया, तो सरफेस पे ये हर जगह पे इंक्रीज करेगा, आपका इंक्रीजेस एवरीवेयर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन पोल पे क्या रहता है, इसमें कोई चेंजेस आपके नहीं आएंगे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में आपका जैसे इसमें दिया था आपका कि इंक्रीज एट सम प्लेसेस एंड रिमेन्स द सेम एट द अदर प्लेसेस। तो ये इसमें देखिए सेम सम प्लेसेस का बात बोला गया, इसमें पोल की बात नहीं कहा गया। अगर पोल आपका रहता है यहाँ पे, तब उसके बाद ये स्टेटमेंट आपका जो है सही में भी हो सकता था, लेकिन इसमें आपका सम प्लेसेस की बात कहा गया है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद डिक्रीज एवरीवेयर, तो देखिए सरफेस पे डिक्रीज तो करता नहीं है, इंक्रीज ही करेगा जब अर्थ सरफेस अपना रोटेशन करना बंद कर देती है तो। और उसके बाद डी में दिया आपका रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो रिमेन्स सेम आपका एवरीवेयर नहीं रहेगा, ये सिर्फ पोल पे ही रहता है वहाँ पे सेम, और बाकी जगहों पे ये इंक्रीज करेगा। तो आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन क्या पूछा गया उसको भी आपको समझते चलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट। तो देखिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी जो होती है, तो वो मैक्सिमम कहाँ पे रहेगी अर्थ पे। तो अब इसमें देखिए दिया आपका ऑप्शन पोल, इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ और या फिर सरफेस दिया हुआ है। तो आपने देखा था कि जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, तो वो आपका मिनिमम होता है, इसका कम से कम हो सकता है 9.78 होती है मीटर पर सेकेंड आपके। तो ये जो आपका रहता है, ये इक्वेटर पे इसकी वैल्यू रहती है। लेकिन अगर आप पोल पे जाइएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम इसकी हो जाती है, दैट इज 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको होता है, तो ये पोल पे। तो इस तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है तो वो मैक्सिमम आपको पोल पे लगेगा आपको। तो इस तरीके से इसमें मैक्सिमम पूछा गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अब यहीं पे मिनिमम आपको पूछता तब उस केस में आप यहाँ पे जैसे कि मार्क कर सकते थे उसी के अकॉर्डिंग, बट मैक्सिमम कहाँ पे रहती थी, पोल पे आपका लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इट इज इजियर टू कैरी टू बकेट्स ऑफ वाटर इन वन हैंड इच देन टू कैरी ओनली वन इन वन हैंड बिकॉज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने दोनों हाथ में बकेट लिया हुआ है, तो उस केस में उसको कैरी करना इजी होता है, बजाय इसके कि मान लीजिए केवल एक हाथ में आपने केवल एक ही बकेट पकड़ा और दूसरा हाथ आपका खाली है, तो उस केस में देखिए वहाँ पे आपको जैसे चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो जो है उस समय आपके फीट के विद इन फॉल नहीं करता है। लेकिन अगर दोनों हाथ में मान लीजिए अगर आपका रहेगा बकेट, तो उस केस में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम रहता है तो वो आपके फीट के विद इन में फॉल करता है। तो इस कारण से आपको ईजियर फील होता है, दोनों हाथ में आपको बकेट रहेगा तो आप लोग उसको इजिली कैरी कर लीजिएगा। लेकिन केवल आप लोग एक बकेट एक हाथ में रखिए और दूसरा हाथ खाली रहेगा आपका, तो उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यही इसके पीछे रीजन था, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स आपका होता है कोई भी दो बॉडी के बीच में यूनिवर्स के अंदर मान लीजिए कहीं पे भी हो, तो वो डिपेंड किस पे नहीं करता है। तो ये देखिए रिलेशन से ही आप लोग जो इक्वेशन था ग्रेविटेशन जो आपका था वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन में, तो फोर्स जो आपका लगता था वहाँ पे, तो उसमें देखिए दिया हुआ था आपका कि द डिस्टेंस बिटवीन देम, दूसरा आपका दिया हुआ द सम ऑफ देयर मासेस दिया हुआ है, और तीसरा दिया इसमें द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता, देखिए डिस्टेंस के बीच में तो करता ही है, और उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे तो करता ही था, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे बी में आपका दिया हुआ है द सम ऑफ देयर मासेस, तो मास का सम नहीं, उसका प्रोडक्ट ऑफ मास पे डिपेंड करता है आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा इसमें दिया आपका जो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका, इसी पे सम ऑफ देयर मासेस पे डिपेंड है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास पे डिपेंड करते हैं। तो आपको इक्वेशन के थ्रू जो है इस तरह के क्वेश्चन को आपको करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके थे ग्रेविटेशन से रिलेटेड, तो वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के मंग भी इसको शेयर करते रहना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।